Namaste ji. Today we are going to start our chapter Rebels and the Raj, the Revolt of 1857 and its representation. आज हम हिस्ट्री का 11 नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है विद्रोही और राज। और इस चैप्टर में हम लोग 1857 के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि ये आंदोलन जो था किन कारणों से हुआ था और किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। This movement was started on 10th May 1857. The spoils in the cantonment of Meerut broke out in mutiny. It began in the lines of the native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city. ये जो आंदोलन था 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत जो थी वो पैदल सैनिकों के द्वारा की गई थी, परंतु धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो घुड़सवार सेना में भी फैल गया था। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइंड द स्पॉइज। द स्पॉइज कैप्चर्ड द बेल्ट्स ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल। अब इस आंदोलन में साधारण लोग जो थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया और जैसे ही उन्होंने सिपाहियों के साथ अपना भाग लिया, अपना हैंड जॉइन किया, तो इसके साथ ही सिपाही लोग जो थे उन्होंने शस्त्रागारों पर अपना कब्जा कर लिया और जहाँ पर भी हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा उन्होंने जो वाइट पीपल थे, मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो बंगलोज थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी, उनको जलाना शुरू कर दिया और इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जेल थे, पोस्ट ऑफिस थे, खजाने थे, उनको लूटना शुरू कर दिया था। और जो टेलीग्राफ लाइन जो थी दिल्ली को मेरठ के साथ जोड़ती थी, उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा 11 मई को जितने भी स्पॉइज थे, देखिए सिपॉइज जो वर्ड है यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए यूज़ किया गया है और ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे फिरंगी वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि फिरंगी जो है उनका मजाक उड़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को बोला जाता था। तो जो भी सिपॉइज थे वो 11 मई को सुबह ही दिल्ली पहुँच गए थे, जहाँ पे बहादुर शाह जो कि ओल्ड मुग़ल एम्परर थे, बहुत ही बूढ़े एक मुग़ल सम्राट थे, उनके पास ये चले गए और उस समय वो रमज़ान के महीने में उन्होंने प्रेयर कर रहे थे और व्रत भी उन्होंने रखा हुआ था रमज़ान के महीने में। तभी उन्होंने जब बाहर सुना कि कुछ लोग उनके गेट पे आकर खड़े हैं, तो उन सबको देख करके वो लोग डर गए। और इससे पहले कि लोगों ने, जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि हमें गाय और सूअर के मांस के जो चर्बी से लिपटे हुए कारतूस हैं दांतों से छीलने के लिए कहा जा रहा है, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु बहादुर शाह जो थे वो एक ओल्ड मैन होने की वजह से, बूढ़े होने की वजह से इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। परंतु उन सभी सिपाहियों को देख करके मजबूर होकर के उन्हें अपना आशीर्वाद जो था, अपनी ब्लेसिंग्स जो थी, वो इस रिवोल्ट को देनी पड़ी और जिसके कारण ये जो रिवोल्ट था इसने एक लेजिटिमेसी एक्वायर कर ली थी, मीन्स इस आंदोलन को एक वैधता हासिल हो गई थी। उसके बाद विद्रोह का पैटर्न क्या था, पैटर्न ऑफ द रेबिलियन एंड हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुए थे। देखिए ये जो रिवोल्ट है ये बिल्कुल ही सिलसिलेवार इसको शुरू रखा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूज़ होती थी रिवोल्ट की, वो वन सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचती थी, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाती थी और जैसे ही खबरें पहुंचती थी उसी प्रकार से सिपाही लोग जो थे वो अपने अपने हथियार उठा लेते थे। हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुए थे। The sepoys began their action with a signal. In many places, it was the firing of the evening gun or the sounding of the bugle. The first seized the bell of arms and plundered the treasury. They then attacked government buildings, the jail, treasury, telegraph offices, record room, bungalows, burning the all records, everything and everybody connected विद वाइट पीपल बिकेम अ टारगेट। देखिए अब जब ये लोग अपना विद्रोह शुरू करते थे तो इसके लिए ये लोग सिग्नल का यूज़ करते थे, संकेत देते थे, जैसे कि शाम के समय ये लोग तोप का गोला दाग देते थे और कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का साइन ये लोग देते थे। उसके बाद इनका प्रोग्राम जो होता था वो सारे के सारे जो भी शस्त्रागार होते थे उनके
ऊपर अपना अधिकार कर लेते थे, सरकारी खजानों को लूटा जाता था। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती थी, उनके जो रिकॉर्ड होते थे, टेलीग्राफ लाइन्स जो हैं, रिकॉर्ड रूम हैं, बंगलोज़ जो हैं, सबको जला दिया जाता था। और इसके अलावा व्हाइट पीपल से जो भी चीज़ें रिलेट होती थी, जो भी उनसे संबंधित चीज़ें होती थी, उनके ऊपर भी हमला किया जाता था। और प्रीचेज़ की जाती थी हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए हिंदी, उर्दू और फ़ारसी भाषा में अपील की जाती थी। और व्हेन ऑर्डिनरी पीपल जॉइन दिस रिवोल्ट ये जो जब साधारण लोगों के द्वारा इस विद्रोह में शामिल हो गए, तो ये जो विद्रोह था और ज़्यादा विस्तृत हो गया था। और इवन मैनी मनी लेंडर्स एंड रिच पीपल ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेबल रैथ। और इसके अलावा काफ़ी सारे साहूकार और अमीर लोग जो थे, वो भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने थे, क्योंकि उनको माना जाता था कि पीजेंट्स नॉट ओनली सो देम एज ऑप्रेसर बट एज एलाइज ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क मानते थे, बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू भी इन लोगों को मानते थे। और इस प्रकार से ये जो म्यूटिनी था, ये जो विद्रोह था, वो जल्दी आम लोगों में भी फैल गया था। चारों तरफ ये विद्रोह जो था वो फैल गया था। Now, the British had no answer to actions of the rebels. Individual Britons tried to save their own lives and the lives of their families. अब देखिए, मई और जून का ऐसा मंथ था जब ये रिवोल्ट जो था बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, और अंग्रेज़ों के पास इन विद्रोह को शांत करने के लिए कोई भी तरीका उनको नहीं मिल रहा था, और इवन वो अपने ज़िंदगी और अपने घर बार बचाने में फंसे हुए थे। British rule, as one British officer noted, collapsed like a house made of cards. एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन जो है वो ताश के किले की तरह ही बिखर गया है। नाउ, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स संचार के माध्यम। संचार के कौन कौन से माध्यम उस समय में यूज़ किए जाते थे? देखिए, उस समय में कोई टेलीफोन वगैरह, कोई मोबाइल सेट कुछ भी चीज़ें उस समय में नहीं थी, बट फिर भी ये लगता था कि उस समय में जो भी प्रोग्राम किया जाता था, जो भी प्लानिंग की जाती थी, उसको पूरे सोच समझ करके किया जाता था। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new categories in early May, they wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th orders. Spoils or their emissaries moved from one station to another. People were thus planning and taking about the rebellion. देखिए, जब 7वीं अवध इरेगुलरी कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूस जो उनको मिले थे, उनको यूज़ करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने इस बात के बारे में 48 नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और वो मतलब इससे पता लगता है कि कैसे ये मैसेजेस जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते थे। यहाँ पे फिर आगे क्या होता है? Captain Hearsay of the Awadh military police had been given protection by the Indian subordinates during the mutiny. The 41st Native Infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hearsay or deliver him as prisoner to the 41st. The military police refused to do either, and it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed by native officers drawn from the each regiment. अब देखिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था, जहां कैप्टन हियरसे तैनात थे। वहीं 41 जो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी वहीं पर लगाई हुई थी। इन्फेंट्री ने ये दलील की, ये कहा कि हम पूरे के पूरे जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनको ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का ये फ़र्ज बनता है कि वो हियरसे को भी मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। परंतु यहाँ पे उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा
कि इसके लिए जो है एक पंचायत बुलाई जाएगी और उसी पंचायत में इसका डिसीज़न लिया जाएगा। तो ऐसा होता था कि यहाँ पे जो भी डिसीज़न लिए जाते थे वो सारे के सारे डिसीज़न जो हैं वो कोलेक्टिवली लिए जाते थे, सामूहिक रूप से लिए जाते थे। एंड गिवन द फैक्ट दैट द स्पॉयज लिव्ड इन द लाइन्स एंड शेयर्ड अ कॉमन लाइफस्टाइल एंड that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The spoils were the makers of their own rebellion. और ये जो सिपाही लाइनों में रहते थे उन सब का लाइफ स्टाइल एक जैसा था, जीने का तरीका एक जैसा था और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक ही जाति के थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इकट्ठा बैठ कर के ही अपने भविष्य के बारे में कोई भी डिसीज़न लेते थे। इट मीन्स ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि बिना किसी मतलब प्लानिंग के ही वो अपने पूरे के पूरे डिसीज़न लेते थे।